सुलैमान साहब, 430 अरब के नए टैक्सेस की बात हो रही है। टैक्स बेस या टैक्स नेट जो है उसमें इजाफा नहीं हो रहा। बहुत सारे सेक्टर्स से हमने बात कर ली कि रिटेलर जो है ताजिर वो टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने कोशिश भी कर ली लेकिन वो भी कोई कह लें खातिर का कोई नताइज नहीं निकले। आपका एग्रीकल्चर है, आपका रियल स्टेट और बहुत से सेक्टर इस तरह के हैं जहाँ से मजीद टैक्स कलेक्ट हो सकता है। क्या हुकूमत अपनी रिट जो है उसको कह लें कि पूरा करने में नाकाम नजर आती है या विल नहीं है हुकूमत के पास? देखिए, आप ये देखें कि 3-4 सेक्टर्स जिनकी हम बात करते हैं वहाँ पे इशू क्या है। हमें मालूम है कि जब हम रिटेलर्स की बात करते हैं तो एक ख़ास सियासी जमात है हुकूमत में जिसके वो कॉन्स्टिट्यूंसी गिनी जाते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपका साउथ पंजाब और सिंध में जो सियासतदान है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गिना जाता है। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्टर्स की तो एक्सपोर्टर्स ने जो 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले जो डॉलर्स का जब बहरान आया तो बहुत से एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान के ऐसे जिनको मैं जानता हूं कि जिन्होंने अब अपने ऑफिस जो थे वो गल्फ कंट्रीज में स्टैब्लिश कर लिए और वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर वहीं से लेते हैं, वहीं उनकी डॉलर रेमिटेंस आती है पेमेंट, और जितनी उनको ज़रूरत होती है उतने वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, बाकी उनकी प्रोसीड पाकिस्तान में आती ही नहीं। और जब हम रियल स्टेट की बात करते हैं तो हम में से हर कोई जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अच्छा जो सेविंग है एक फाइल खरीद कर रख लें, शायद उससे कुछ कल को बचत हो जाए, रुपया तो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो उसमें हम सब जो है वो शामिल हो जाते हैं कि इसको टैक्स ना देना पड़े। तो फिर टैक्स जो है वो तो कौन दे रहा होगा? आपकी सैलरीड क्लास दे रही होगी जिसकी सैलरी जो है वो एट सोर्स की टैक्स कट के मिलती है, या आपका ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग और कारपोरेट सेक्टर जो है जो कि ऑलरेडी टैक्स रेट में शामिल है। इन्फोर्समेंट की जब हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद में भी आप देख लीजिए, और कई बजट में हर साल मैं यही कहता हूँ कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाने जाते हैं आप वहाँ पे अपना जीएसटी पे कर रहे होते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हो कि आपको एफबीआर की पीओएस रिसीट मिले। इवन जो इस्लामाबाद में 2-3 5 स्टार होटल्स हैं वो भी आपको पीओएस रिसीट नहीं देते। तो इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो तो अपना जीएसटी दे रहा है, लेकिन होटल वाला जो है, रेस्टोरेंट वाला, वो आगे ना आपको पीओएस रिसीट देता है एफबीआर की। और और ये जो अगर इन्फोर्समेंट आप दारुल हुकूमत में नहीं कर पाएंगे तो फिर आप इसको पेरिफेरी में या फार फ्लंग एरियाज में इन्फोर्समेंट करना वो और ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये हर तरह के मसाइल हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली हुकूमत को इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ठीक है। ये इन्फोर्समेंट की भी जो सारा बात कर रहे हैं, तो ये क्या ये तो हुकूमत की या एफबीआर की अपनी नाअहली है या करना नहीं चाहते, या फिर कह लें कि जो पाकिस्तान में एक रवाज है कि किसी न किसी और तरीके से चीजें मैनेज हो जाती हैं, यहाँ ये वही मामला कार फरमा है? देखिए, ये सभी फैक्टर्स जो है वो शामिल हो सकते हैं। कहीं पे कनावेंस आ जाएगी, कहीं पे आगे बड़े मगरमच्छ बैठे होंगे जिनको हाथ डालना मुश्किल होगा, कहीं पे ये भी होगा कि बजाय इसके कि एफबीआर या सरकारी खजाने में जाए कुछ पहले से तय कर लिया जाए और उधर चले जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर आपकी इसमें शामिल होती चली जाती हैं। अगर आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होती है, अगर रूल्स अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए नहीं आते हैं, तो फिर नतीजा यही निकलता है जो स्क्यूड पॉलिसीज, जिनमें के एक बहुत बड़ी पॉलिसी सिर्फ रेवेन्यू पूरा करने के चक्कर में, जो कि आप गल्फ वार के बाद बड़ी अहम होगी, वो हमारी एनर्जी पॉलिसी है। सोलर पैनल्स पे जीएसटी लगना और सोलर उस पर जो है ड्यूटी लग जाना और उसको एग्जम्प्ट ना कर पाना, जाहिर है कि अगर उसको करेंगे तो बाकी बहुत सी चीज़ों पे आपको करना पड़ेगा, तो आप उस पर भी ड्यूटी लगा रहे होते हैं। या उसी वजह से आपको अपनी नेट मीटर की पॉलिसी जो है वो भी रिवर्स करना पड़ी। हालांकि सबको पता है कि जिस होशरुबा तेजी के साथ अब बिजली गैस के नरख बढ़ेंगे इस जंग के दौरान और जंग के बाद, सार्फिन ऑटोमेटिकली ग्रिड से दूर होते चले जाएंगे बैटरी सोल्यूशन के जरिए। लेकिन ये एक विशेष साइकिल है जिसमें कि हम बुरी तरह फंसे हुए हैं पिछली कई दहाइयों से, और इसमें से निकलने का कोई आसान रास्ता जो है वो जाहिर है कि उतने आराम से नहीं मिलता जब तक कि आपके पास एक कंप्लीट पॉलिटिकल विल और कंप्लीट इन्फोर्समेंट पावर जो है वो मौजूद ना हो। ठीक है, मतलब हुकूमत को अपनी जो रिट है उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। मेहताब हैदर साहब, एक टाइम था कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, फिर चीज़ें स्टेबल हुई। अब हुकूमत का दावा है कि चीज़ें बहुत बेहतरी की जानिब जा रही थी, प्राइम मिनिस्टर ये दावा करते हैं, लेकिन जंग ने जो हुकूमत के अहदाफ है उनको पूरा ना होने में एक रीज़न प्ले किया है। क्या हुकूमत की मुआशी सिमत जंग से पहले अगर देखें ठीक थी? देखिए, बुनियादी तौर पर हुकूमत इस हद तक तो ठीक कह रही है कि उन्होंने इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट से बचाया और स्टेबलाइज कर दिया,
लेकिन अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स को देखें तो नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते जी, नंबर्स तो आपके सामने हैं। मसलन अगर आप देखें तो इसको एक इकोनॉमिक टर्म में स्टैगफ्लेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि लो ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन। इस माली साल के दौरान जब हुकूमत ये कह रही थी कि 6 से 7% के दरमियान रहेगी CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, तो अभी आप देखिएगा कि जो जून एंड है उस टाइम तक पहले ही हमारी जंग के बाद इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे दाखिल हो चुकी है और बाय एंड जून तक ये 14 से 15% को टच कर सकती है। और जो अगला माली साल है उसके दौरान हुकूमत जो है वो ओवरऑल तो इन्फ्लेशन का टारगेट कम रख रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये समझ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अगले पूरे माली साल के दौरान जो ऑन एवरेज इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट के अंदर रहेगी। तो जब डबल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन रहेगी तो इसका मतलब है कि आपको मॉनेटरी टाइटनिंग भी करनी पड़ेगी, यानी मज़ीद पॉलिसी रेट ऊपर जाएगा। तो हम एक विशियस साइकिल के अंदर हैं कि जहाँ पे ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही और प्राइसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इसके अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा? इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा कि गुर्बत में इजाफा होगा और बेरोज़गारी के अंदर भी इजाफा होने के चांसेस हैं। ये जो सिचुएशन है ना ये बड़ी ख़तरनाक है, चूँकि अगर पाकिस्तान में देखें पिछले 3, 4, 5 साल से हम इसी विशियस साइकिल के अंदर हैं। फैक्टर्स डेफिनेटली डिफरेंट हो सकते हैं। इस दफ़ा तो हुकूमत ये कह रही है कि ये जंग की वजह से है, लेकिन आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स उतने मजबूत नहीं थे कि आपको एक शॉक जो है वो लगा और उसके नतीजे में जब प्राइसेस बढ़ी। लेकिन उसमें यह भी हमें देखना चाहिए कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट, यानी ओवरऑल अगर एनर्जी को देखें और वो हमारा सबसे बड़ा बिल है, तो इसलिए उसके असरात जो है वो पाकिस्तान पे मुरतब डेफिनेटली होंगे। लेकिन इस विशियस साइकिल के अंदर हम फंसे हुए हैं और इससे निकलना जो है अगले माली साल के दौरान भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुश्किल लगता है कि अगले माली साल में। ठीक है सलैर साहब, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया होगी जंग की वजह से। तो क्या हुकूमत की जो मुआशी सिमत थी वो बेहतर थी और जंग एक रीज़न है जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को हलाया, या कुछ कह लें कि आने वाले टाइम में मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी? यकीनी तौर पे जंग जो है उसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हिलाया, बल्कि पाकिस्तान की तरह के दुनिया के बाकी जो ममालिक यहाँ पे के इम्पोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंस थी, उन सबको एक बड़ा धचका पहुंचा। जो मार्च में अगर 55 ममालिक में इमरजेंसी मेजर्स लिए गए थे इस जंग की वजह से तेल की सेविंग के या इकॉनमी को बचाने के, तो अब वो नंबर बढ़ के 80 हो चुका है। 80 ममालिक में ये चल रहा है। बल्कि जब हम बात करते हैं इंडिया की, जिसके कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी वज़ीर आज़म ने ये अपील की कि लोग सोना खरीदना बंद कर दें, हॉलीडेज़ पे इस साल ओवरसीज़ मत जाएं, डेस्टिनेशन वेडिंग न करें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें। तो यकीनन पाकिस्तान को हिट हुआ है। रही बात जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक जो थी स्टेबिलिटी हासिल करने की, तो उसमें मैं पहले तो मरहूमा डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा को क्रेडिट देना चाहूँगा। एज केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था उसके जो है इम्प्लीमेंटेशन करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। और उसके बाद अभी तक सेनेटर औरंगजेब जो है वो खासे हद तक जो IMF का प्रोग्राम है उसको पोलिटिसाइजेशन होने से बचाने में काफ़ी कामयाब है। और यही वजह है कि आपको जो बड़े नंबर हैं, मैक्रो नंबर, वहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो चैलेंज बन रहा है हुकूमत के लिए और जो इस जंग के बाद मज़ीद संगीन हो गया, वो ये है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो उस तरह से वापस नहीं आई। जो जॉब्स है या रोज़गार है वो उस तरीके से वापस नहीं आया। और अब अगर जंग के बाद GDP ग्रोथ जो है वो भी खुदा न खास्ता इफेक्ट होती है, तो यकीनन अगले जो इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो मुतासर होंगी। जो दूसरा बड़ा फैक्टर इसमें चैलेंज का बायस बनता है, अगर जंग ना भी हो, पिछले साल हमने देखा कि पंजाब में जो सैलाब था उसने हमारे एग्रीकल्चर GDP पे खासा इम्पैक्ट डाला, एग्रीकल्चर आउटपुट पे, और वहाँ पे जो रूरल पॉवर्टी है उस पर अफेक्ट किया।
2026 का साल जो है इसमें भी यही कहा जा रहा है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी और बारिशें भी बहुत ज़्यादा होंगी। अगर बदकिस्मती से यहाँ पे भी कुछ उसी तरह की सूरत हाल रही जो पिछले साल थी, तो ये एक एडिड फैक्टर अब बनता चला जा रहा है जो कि हमारी इकॉनमी को हिट करता है। हुकूमत की जो भी पॉलिसीज़ हों, एक बुरा मानसून जो है वो तमाम पॉलिसीज़ के जो अचीवमेंट्स हैं उन पर पानी फेर सकता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि साथ साथ चल रहे हैं हुकूमत की काविशों को जो कि चैलेंज करते हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली भी एक मसला है, साथ में जंग भी एक मसला है। चले प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।